फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज का चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज दो तरीके से होते हैं, एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा होता है प्रोमिसरी नोट। अब ये दोनों भी अलग अलग तरीका क्या है, तो यहाँ पर बात की जाती है क्रेडिट पर गुड्स को सोल्ड करने की। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वह क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड करते हैं, और जब वो क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड करते हैं किसको, परचेसर को, बायर को, तो बायर क्या करता है, उसके बदले में उन्हें पेमेंट के बदले में एक बिल साइन करके देता है, जिसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये दो तरीके के बिल साइन होते हैं। एक तो सेलर खुद ड्रॉ करता है और परचेसर से एक्सेप्टेंस लेता है और उसे साइन करके वापस लेता है। तो ये जो सेलर है उसकी असेट्स होता है, यह बिल असेट्स के रूप में उसके पास आ जाता है, और इसे वह बैंक से फंड करा सकता है, कैश करा सकता है, चेक के जैसा होता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज। और मैंने आपको बताया जैसा कि ये दो तरीके के होते हैं, एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा प्रोमिसरी नोट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि सेलर खुद से ड्रॉ करता है बिल को और परचेसर से, बायर से उसको एक्सेप्टेंस लेकर साइन लेता है, स्टाम्प करता है। और दूसरा प्रोमिसरी नोट होता है, वह परचेसर खुद से एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, रिटर्न नोट बनाता है और सेलर को देता है साइन करके, तो उसको प्रोमिसरी नोट देते हैं। दोनों ही बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, दोनों ही बैंक से कैश कराए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट का जो फंडा है वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो मैं फिर से रिवाइज करती हूँ। जब सेलर खुद से ड्रॉ करके परचेसर से एक्सेप्टेंस लेता है किसी बिल पर, तो वह बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। और जब बायर खुद से एक प्रॉमिस करता है, नोट रिटर्न में साइन करके देता है सेलर को, तो वह होता है प्रोमिसरी नोट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बिल दो जगह यूज़ किए जाते हैं, एक तो नॉर्मल ट्रेडिंग में यानी कि नॉर्मल क्रेडिट परचेस सेल में, और दूसरी तरफ एक अकोमोडेशन करके बिल होता है। वह बिल तब यूज़ की होता है जब दो पार्टियों को फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो वह बिल आपस में ही बिल साइन कर लेते हैं फंड के लिए और उसे बैंक से कैश करा लेते हैं, और जब उसकी मैच्योरिटी डेट आती है तो उस बिल को वो क्लियर कर देते हैं, और जो उस बिल से जो पैसा आता है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वह, तो उन्हें एक तरीके का फंड मिल जाता है बिल के ज़रिए। अब मैं आपको बता दूं, जैसा कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज रहते हैं वो पीरियड वाइज रहते हैं, यानी कि एक पीरियड तक ही काम करते हैं। तो इसके लिए उनकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है और क्या होती है वह भी देख लेते हैं। ड्यू डेट और डेज ऑफ ग्रेस कुछ यूज़ किया जाता है, और मैच्योरिटी डेट, ये कुछ टर्म होती हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज में यूज़ की जाती हैं मैच्योरिटी डेट के टाइम पे। तो इनको देख लेते हैं क्या होती हैं। ड्यू डेट क्या होती है, डेज ऑफ ग्रेस के क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, डेज ऑफ ग्रेस जो हैं वो इंडिया में 3 डेज़ दिए गए हैं, यानी कि अगर 3 मंथ का बिल लिखा गया है तो उसमें 3 डेज़ एक्स्ट्रा दिए जाएंगे पेमेंट के लिए। जो ड्यू डेट आएगी वो 3 डेज़ बाद आएगी। जैसे कि 1 अप्रैल को अगर बिल लिखा गया है तो उसकी डेट आती है मई, जून, जुलाई, यानी कि 1 जुलाई को उसकी ड्यू डेट होती है, लेकिन उसे 3 डेज़ ग्रेस पीरियड दिए जाएंगे, यानी कि उसकी ड्यू डेट हुई 4 जुलाई, और वही उसकी ड्यू डेट होती है और मैच्योरिटी डेट होती है। ओके, ड्यू डेट हुई उसकी 1 जुलाई, उसमें 3 डेज़ ग्रेस पीरियड के ऐड किए तो हो गई 4 जुलाई। 4 जुलाई उसकी मैच्योरिटी डेट होती है, जिस पर पार्टी को पेमेंट करना होता है बिल के अगेंस्ट। और जिस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करना होता है उसे बीआर बोलते हैं, यानी कि जो सेलर है जिसने बिल ड्रॉ किया है तो उसके लिए वह बिल बीआर होता है, असेट होता है। और जो बायर है जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है या बिल प्रॉमिस किया है, मेक किया है बिल, तो उसके लिए वह बिल क्या होता है, लायबिलिटी होता है, क्योंकि उस बिल के अगेंस्ट उसको पैसा पेड करना है, तो वह उसके लिए लायबिलिटी हुआ, तो वह उसके लिए बिल्स पेबल कहलाता है। सेलर के लिए बिल्स रिसीवेबल कहलाता है, असेट्स होती है, और बायर के लिए बिल्स पेबल कहलाता है, लायबिलिटी होती है। इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बिल का नेचर देख लेते हैं। बिल 3 टाइप के लिखे जाते हैं, बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट, बिल ऑन डिमांड। बिल एट साइट का मतलब है बिल जब एक्सेप्ट होगा उस डेट से उसकी मैच्योरिटी डेट काउंट की जाएगी, यानी कि कहने का मतलब है कि 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ हुआ है, 3 अप्रैल को उसकी एक्सेप्टेंस हुई है वायर के थ्रू, तो उसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी। अगर वह बिल एट साइट है तो उसकी मैच्योरिटी डेट होगी
3 अप्रैल से काउंट करेंगे तो 3 जुलाई होगी उसकी ड्यू डेट, उसमें 3 डेज़ ग्रेस पीरियड होंगे। तो यानी कि बोलने का मतलब है 6 जुलाई उसकी मैच्योरिटी डेट होगी। उसी तरह विल आफ्टर डेट लिखा जाता है। अगर बिल आफ्टर डेट लिखा जाता है, इसका मतलब हुआ कि जैसे ही ड्रॉ किया गया है बिल, वहीं से उसकी मैच्योरिटी डेट काउंट की जाएगी। 1 अप्रैल को बिल लिखा गया है, 1 जुलाई को उसकी ड्यू डेट होगी, 3 डेज़ ग्रेस पीरियड के ऐड करेंगे तो 4 जुलाई उसकी मैच्योरिटी डेट होगी। अब 3rd है विल ऑन डिमांड। विल ऑन डिमांड क्या है? विल ऑन डिमांड एक चेक की तरह होता है, चेक की तरह बिल होता है। जैसे चेक होता है, चेक को क्या होता है, वो हमेशा ही ऑन डिमांड होता है। उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 90 डेज़ की होती है, लेकिन उसे कभी भी उस चेक का पेमेंट कभी भी लिया जा सकता है, ऑन डिमांड रहता है। जब वो प्रेजेंट किया जाता है चेक, तभी उसका पेमेंट भी हो जाता है। ऐसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज जब ऑन डिमांड होता है तो उसमें उसकी जो टाइम पीरियड रहता है वो मेंशन नहीं किया जाता है। जब भी बिल प्रेजेंट किया जाएगा उसका पेमेंट करना होता है, तो यह बिल ऑन डिमांड माना जाता है। चेक को टाइम बिल नहीं बोल सकते, क्योंकि चेक हमेशा ही ऑन डिमांड होता है। सिर्फ उसकी वैलिडिटी 19 डेज़ की होती है, लेकिन वो होता हमेशा ऑन डिमांड ही है। और आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी मैच्योरिटी डेट के दिन कोई पब्लिक हॉलीडे है। अगर पब्लिक हॉलीडे है, पड़ता है मैच्योरिटी डेट के दिन, तो मैच्योरिटी डेट एक दिन बाद की होती है। लेकिन कोई सडन हॉलीडे पड़ जाता है, अगर पब्लिक हॉलीडे है तो मैच्योरिटी डेट उसकी एक दिन पहले की रहेगी। जैसे 4 अप्रैल या 4 जुलाई मैच्योरिटी डेट है और उस दिन पब्लिक हॉलीडे पड़ रहा है, तो 3 जुलाई को उसकी मैच्योरिटी डेट रहेगी। और सडन हॉलीडे के केस में एक दिन बाद की मैच्योरिटी डेट रहेगी। 4 जुलाई की जगह 5 जुलाई को मैच्योरिटी डेट रहेगी। तो यह भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब बिल की जो मैच्योरिटी डेट आती है, तो मैच्योरिटी डेट पे क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि बिल का पेमेंट हो जाए, और ऐसा हो सकता है कि बिल का पेमेंट ना हो। बिल का पेमेंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं बिल ऑनर्ड हो गया, और अगर बिल का पेमेंट नहीं होता है तो बिल डिसऑनर्ड हो गया, ऐसा बोलते हैं। इसकी जो एंट्रियां हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर करनी पड़ती हैं। जब बिल डिसऑनर्ड होता है तो उसके साथ नोटिंग चार्जेस भी लगते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि बिल को रिन्यू कराना पड़े। बिल को रिन्यू कराएंगे तो फिर एक्सपेंसेस भी होंगे जो वो देना पड़ेंगे, और इंटरेस्ट जो लगेगा अमाउंट पे वो भी देना पड़ेगा, जितने भी मंथ की होगी। तो बिल रिन्यू भी हो सकता है उसकी मैच्योरिटी डेट पर, या मैच्योरिटी डेट के पहले। हो सकता है कि जो वायर है वो इंसॉल्वेंसी हो जाए उसकी, वो अपने आप को डिक्लेयर कर दे कि मैं पेमेंट कर ही नहीं सकता, तो या हाफ पेमेंट कर सकता हूँ बिल का। तो ऐसे केस में जो अमाउंट है वो बैड डेब्ट्स अकाउंट में चला जाएगा। रिटायरमेंट ऑफ विल मतलब मैच्योरिटी डेट के पहले ही बिल का पेमेंट हो जाए। मैच्योरिटी डेट के पहले जब बिल का पेमेंट हो जाता है तो सामने वाली पार्टी को, यानी कि बायर क्या करता है, रिबेट मांगता है। रिबेट एक डिस्काउंट की तरह होती है, लेकिन प्री मैच्योरिटी पर उसे रिबेट वर्ड यूज़ किया जाता है, तो उसे रिबेट देनी पड़ती है जब बिल का पेमेंट मैच्योरिटी डेट से पहले होता है तो। ओके, अब क्या होता है आगे देखिएगा। आगे क्या होता है कि जब सेलर के पास बिल एक्सेप्ट होकर आ जाता है तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो वह बिल को अपने पास 3 मंथ के लिए रख सकता है, या फिर बिल को वह बैंक से डिस्काउंट करा सकता है, या वह बिल को अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए क्रेडिटर्स को इंडोर्स कर सकता है। अब जब वह बैंक से कैश कराएगा उस बिल को, तो बैंक से उसे कुछ डिस्काउंट, यानी कि बैंक को कुछ
बैंक कुछ पैसा लेगा उससे और उस थोड़ा सा चार्ज करेगा पैसा और बाकी का अमाउंट उसको दे देगा बिल का। तो उसको बिल को डिस्काउंट कराना बोलते हैं जब बैंक से कैश कराया जाता है। और पार्टी को लायबिलिटी के अगेंस्ट एंडोर्स किया जाएगा तो उससे क्या होगी, लायबिलिटी कम हो जाएगी उतने से बिल के अमाउंट से, और एंडोर्स कर दिया जाएगा पार्टी को वह बिल। इस वीडियो में तो मैंने आपको ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज का। बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट की जाती है और इसकी जनरल एंट्री कैसे पास की जाती हैं, यह सब, इसका डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रिबेट कैसे कैलकुलेट की जाती है, यह सब आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी बस इतना ही।